Okay, beta. So unit number 3 है and this is AS Economics. Unit number 3 Microeconomics और चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एट माइक्रो इकोनॉमिक लेवल। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं दैट इज like why does government intervene in the market, right? So there are multiple reasons for the government intervention. गवर्नमेंट क्यों सर इंटरफेयर आपकी करती है फ्री स्क्रीन शेयर मार्केट नहीं हो रही इकोनॉमी सर। में? टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, राइट? डीमेरिट गुड्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो लोगों के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे सिगरेट्स हो गया। ऐसी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को डिक्रीज करने के लिए और प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, राइट? द सेकेंड थिंग इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल होती हैं, जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, प्लांटेशन होगी। दीज आर द थिंग्स दैट आर द पार्ट ऑफ मेरिट गुड्स, राइट? सो गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केट के अंदर। द थर्ड रीजन इज टू कंट्रोल प्राइसेस। देखें, प्राइसेस भी एक लिमिट के अंदर रहना बड़ा जरूरी होता है। प्राइवेट सेक्टर जनरली क्या करता है कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज करते जाते हैं, राइट? सो ऐसा करेंगे तो ये अनफेयर है, ज़ाहिर अनफेयरनेस गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर हो और उन्हें बहुत हैवी प्राइसेस पे करना पड़े। एंड द सेकेंड थिंग इज कि समटाइम्स लाइक प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी प्राइस नहीं मिल रही होती है। अगर प्रोड्यूसर्स को फेयर प्राइसिंग नहीं हो रही उनके लिए, तब भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए इंटरफेयर करती है। कंज्यूमर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस को कम करेगी, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस को बढ़ाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का फायदा हाई प्राइसेस में, कंज्यूमर्स का बेनिफिट लो प्राइसेस में है। सो गवर्नमेंट ना तो प्राइसेस को बहुत हाई जाने देती है, ना ही बहुत लो जाने देती है। दोनों केसेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है ताकि कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स दोनों जो है उनके साथ फेयर एक ट्रीटमेंट रहे। एंड फोर्थ थिंग इज करेक्ट मार्केट फेलियर। अगर मार्केट फेल हो जाए सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, तब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। एंड देन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स एज वेल। पब्लिक गुड्स जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती, फ्री राइडर्स आर अलाउड टू यूज देम, तो इसलिए गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करती है और या तो खुद प्रोवाइड करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडी देती है, जैसे मेरिट गुड्स के केस में था। लेकिन पब्लिक गुड्स के फ्री राइडर इशू होता है, इसमें प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल, सो प्राइवेट प्रोड्यूसर डज नॉट प्रोड्यूस सच गुड्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती कैसे है, राइट? हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट, राइट? सो गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने के लाइक मल्टीपल मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, याद रखें, वन इज मैक्सिमम प्राइस एंड द अदर वन इज मिनिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस का मीनिंग क्या है, मिनिमम प्राइस का मीनिंग क्या है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। एंड द अदर मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंक्लूड लाइक फाइनेंशियल इंटरवेंशन, जिसमें टैक्सेस हो गया, सब्सिडीज हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया, ये तीन चीजें आ जाती हैं। ये क्या होते हैं, इनको भी थॉरली हम लोग देख रहे होंगे। देन इज डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन। डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन का मतलब है कि गवर्नमेंट खुद चैंपियन करती है, खुद प्रोड्यूस करती है, खुद लोगों को प्रोवाइड करती है। समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो प्राइसेस एंड समटाइम्स एट नो प्राइसेस, राइट? मतलब गवर्नमेंट बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कोई प्राइस चार्ज नहीं करती, समटाइम्स इट चार्जेस प्राइस बट चार्जेस वेरी लो प्राइस। अब डायरेक्ट पब्लिक प्रोविजन के अंदर दो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं जो इवॉल्व होंगे, वन इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन होता है कि गवर्नमेंट जब टेकअप कर लेती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, और प्राइवेटाइजेशन इसको ऑपोजिट है, गवर्नमेंट जब अपने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, अपने इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट लोगों को सेल कर देगी, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। सो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर हमारी डिस्कस होंगी। एंड बिफोर दैट लाइक वी विल लुक इनटू अ थोड़ा डिस्कशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस। सही, तो पहला टॉपिक हमारे पास ये है। सो इसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है, कल के क्लास में हमने बनाया था। सो मिनिमम प्राइस का मीनिंग क्या होता है? मिनिमम प्राइस याद रखें इज द प्राइस दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट अबव इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम से गवर्नमेंट ये वाली प्राइस ऊपर रखती है। मिनिमम नाम इसका मिनिमम है बट ये है इक्विलिब्रियम से ऊपर, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज लगती है बच्चों को अक्सर। तो याद रखिए यहाँ पे मिनिमम प्राइस से मुराद है मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट का मतलब है इससे प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, कम नहीं, राइट? सो अगर हम इस डायग्राम में देख लें, हमारे पास इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम जहाँ पे बना है, यहाँ पे इस पॉइंट को वाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये प्राइस होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। और एक्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट?
लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइस पी जो है दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रोड्यूसर्स, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी टू प्रोड्यूसर, टू सपोर्ट प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट विल फिक्स मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, सो P1 इज मिनिमम प्राइस। अब ये जो मिनिमम प्राइस है, यहाँ से अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये जो लाइन है ये मिनिमम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। पर अगर आप इस प्राइस पे P1 पे देखेंगे, तो आपके पास जहाँ पे ये लाइन डिमांड कर्व को कट करेगी पॉइंट ए पे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा क्वांटिटी डिमांड हमारे पास इतनी है। बट यही सेम प्राइस लाइन जहाँ पे सप्लाई को कट करेगी, यहाँ से जब हम सप्लाई को एक्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास इतनी है। सो इस केस में सप्लाई जो है दैट इज मोर देन डिमांड, क्योंकि डिमांड अगर इसमें नंबर्स में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये 80 है, ये 100 है, ये 120 है, सो 120 इज मोर देन 80, राइट। सो मतलब सप्लाई इज 120 एंड डिमांड इज 80। सप्लाई जब ज्यादा हो डिमांड से, तो इसे हम नाम देते हैं सरप्लस सप्लाई, राइट। सो सरप्लस सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, एस इज ग्रेटर देन डी का मतलब है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब ये जो गैप है हमारे पास ए से बी तक, दिस इज सरप्लस, या फिर ये जो गैप है हमारे पास 80 से 120 तक, ये भी हमारे पास सरप्लस है। कितना सरप्लस है? 40 यूनिट्स का। क्या मतलब इसका कि सप्लाई जो है दैट इज 120, डिमांड इज 80, सो सप्लाई इज मोर देन डिमांड। जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड उतनी नहीं होगी, तो फिर गवर्नमेंट के मिनिमम प्राइस सेट रखने का क्या फायदा हुआ? सेलर्स के तो अब प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। क्या समझते हैं आप? बताएं जरा बेटा। आप तो नुकसान नहीं हो जाएगा? अगर सपोज करें फार्मर्स को गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई आप प्रोड्यूस करें, वी आर लाइक हियर टू हेल्प यू आउट, वी विल सेट प्राइस मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम, और हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको गारंटी करते हैं कि ये प्राइस आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब तो सेल ही नहीं हो रही, डिमांड ही नहीं हो रही प्रोडक्ट, तो फिर तो ये नुकसान ही हो गया बिजनेस को। डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो ये तो नुकसान हो जाएगा सेलर को। तो ये नुकसान कैसे पूरा होगा फिर फार्मर्स का या सेलर्स का? सब्सिडी नहीं, सब्सिडी गवर्नमेंट देती तो फिर मिनिमम प्राइस लगाने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही दे देती उसको। हम्म। इक्विलिब्रियम पे वापस ले आए। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे रखना होता तो फिर मिनिमम प्राइस लगाने का भी कोई फायदा नहीं था। अच्छा, गवर्नमेंट के पास एक तरीका होता है, गवर्नमेंट ने चूंकि गारंटी किया हुआ है कि ये प्राइस आपको लाजमी तौर पर मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना होता है कि ये प्राइस मिलेगी ही मिलेगी। अगर कंज्यूमर्स बाय नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट खुद बाय करेगी, राइट। ये जो सरप्लस सप्लाई है, जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, गवर्नमेंट खुद बाय करेगी। खुद बाय करके गवर्नमेंट ने क्या करना है? स्टोर कर लेगी, बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास स्टोरेज हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीट के बहुत बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आपको कभी नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करते हुए नजर आते होंगे। तो अब वो जो वेयर हाउसेज हैं वहां पे स्टॉक कर लेती है गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए, राइट। फ्यूचर में अगर किसी किस्म का खुदा न खास्ता कंट्री में कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या फिर और क्या होता है, हैवी रेनफॉल्स हो जाती हैं, प्रोडक्शन नहीं हो सकती वीट की, तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स रिलीज करके उस टाइम पे लोगों को प्रोवाइड कर देगी ताकि शॉर्टेज का मसला हल हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इस तरह का कोई क्राइसिस अराइज नहीं होता विद इन द कंट्री, तो गवर्नमेंट फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर सकती है, किसी और कंट्री को बेच देगी, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर लेगी। अगरचे पाकिस्तान में थोड़ा सा हिसाब खराब ही होता है अक्सर, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और इकोनॉमिक रीजन भी यही है, राइट, कि गवर्नमेंट जो खुद बाय कर रही है इसको फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर देती है। अच्छा, अब बेशक आप सिर्फ समझते जाए, मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज देता हूँ अभी। The next thing that we are going to discuss is maximum price, right? So maximum price क्या है? Maximum price is set by the government below equilibrium, right? जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, कंज्यूमर्स को के साथ अनफेयर हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज की जा रही हैं, तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पे भी इंटरफेयर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम सिर्फ प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है, कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम होता है, राइट। सो गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करेगी, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं, जो मार्केट में प्राइसेस चार्ज हो रही है वो बहुत ज्यादा है, बायर्स कैन नॉट पे दैट प्राइस, जनरली बेसिक नेसेसिटीज के लिए ऐसे होता है। अब मैक्सिमम प्राइस नाम मैक्सिमम है, बट इट इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं।
मैक्सिमम से मुराद यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस लिमिट, राइट, जिससे ऊपर चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। यू कैन चार्ज लेस देन दिस प्राइस बट नॉट मोर देन दिस प्राइस। गॉट इट? अच्छा जी, अब इस ग्राफ की तरफ अगर हम आए तो ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? देखें, ग्राफ हमें बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी डिमांड एंड सप्लाई की यहाँ पे बन रही है। यहाँ से वाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो जाएगी, राइट। और इसको क्वांटिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो जाएगी, राइट। अब इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास ये, लेट्स से ये $10 प्राइस थी, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, $10 ज्यादा है, इट शुड बी मैक्सिमम $7, राइट। P2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे $7 है, लेट्स से। अब $7 गवर्नमेंट मैक्सिमम लिमिट सेट करिए, तो ये इस तरह अब लाइन इसके साथ कनेक्ट करते हुए जाएंगे तो दिस इज मैक्सिमम प्राइस। और मैक्सिमम प्राइस जहाँ पे सप्लाई को ए के साथ कनेक्ट करेगी, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास क्यू एस हो जाएगी। और यही वाली लाइन जहाँ पे डिमांड को जाके कनेक्ट करेगी, वहां से क्वांटिटी डिमांड क्यू डी हो जाएगी। अब हमारे पास पॉइंट ए से बी तक ये जो गैप राइज हुए हैं, या फिर क्यू एस और क्यू डी के बीच में ये जो गैप राइज हुए, इसको क्या नाम देते हैं? इसको शॉर्टेज का नाम देते हैं, बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। एक्सेस डिमांड भी कहते हैं या फिर शॉर्टेज भी कहते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कि शॉर्टेज है, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, कंज्यूमर्स बाय करना चाहते हैं बट सेलर्स के पास है ही नहीं प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, तो ऐसे केस में हम इसको क्या नाम देते हैं? शॉर्टेज का नाम देते हैं। जी, शॉर्टेज जब होती है तो प्राइस इवेंचुअली, अगर गवर्नमेंट ये लिमिट हटाएगी तो फिर प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये लिमिट फिक्स रखेगी और इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस है, तो फिर ये जाहिर प्राइस ऊपर इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जा सकती। ओके बेटा, सो याद रखिए, मिनिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर और मैक्सिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे सेट होती है। अगर कई दफा एग्जामिनर ऐसा करता है कि मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट करके दे देता है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि मैक्सिमम प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर होगी तो वो इनइफेक्टिव होगी। आपने उसको स्ट्रेट अवे क्या कर देना है कि इट इज इनइफेक्टिव। ऑप्शंस दी होती हैं आपको ए बी सी डी में, तो आपको यू हैव टू चूज द ऑप्शन जहां पे लिखा होगा कि मैक्सिमम प्राइस सेट अबव इक्विलिब्रियम इज इनइफेक्टिव और मिनिमम प्राइस सेट बिलो इक्विलिब्रियम इज इनइफेक्टिव। अबव इक्विलिब्रियम होगी। मिनिमम प्राइस अगर अबव इक्विलिब्रियम होगी तो इफेक्टिव होगी, और अगर बिलो इक्विलिब्रियम होगी तो इनइफेक्टिव होगी। मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे होगी तो इफेक्टिव होगी, ऊपर होगी तो इनइफेक्टिव हो जाएगी। गॉट इट? ओके। किसी एक प्रोडक्ट के लिए तो दोनों चीजें लगाना पॉसिबल नहीं होता, जाहिर है। किसी, ये क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, माइक्रो लेवल पे हम किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, राइट। सो माइक्रो लेवल पे जब हम एक प्रोडक्ट की बात करें, मतलब उसी एक प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं हो सकता मिनिमम प्राइस भी है मैक्सिमम भी है, फिर फायदा क्या हुआ, राइट। मतलब उसके बीच में फिर फ्लक्चुएशंस तो पॉसिबल होंगे। गवर्नमेंट कोई एक सेट करेगी, एक प्राइस सेट करेगी, मैक्सिमम करेगी या मिनिमम करेगी एक टाइम पे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी किसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस लगा दी थी ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा हो, लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट ने सोचा कि जो गवर्नमेंट ने बाय करके रखा हुआ है वो सेल ही नहीं हो रहा, तो फिर मैक्सिमम प्राइस लगा के इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे ले आएगी, ताकि सेलर्स जो है, बायर्स जो है, वो फटाफट चीजें बाय करने के लिए तैयार हो जाए, राइट। सो मिनिमम और मैक्सिमम एक टाइम पे नहीं लग सकती। एक टाइम पे एक प्राइस लगेगी, लेकिन सब्सिक्वेंट टाइम में हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट फिर दूसरी प्राइस लगा दे, ठीक है। Okay, so the next thing is like government financial intervention. Financial intervention में finance involved होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें टैक्सेस की फॉर्म में, सब्सिडीज की फॉर्म में और ट्रांसफर पेमेंट्स, तीन तरह की चीजें होती हैं। अगर हम ट्रांसफर पेमेंट को सबसे पहले डिस्कस कर लें तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ आ जाएगा, फिर हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में फाइनेंशियल इंटरवेंशन का पॉइंट है, इसमें टैक्सेस, सब्सिडीज और ट्रांसफर पेमेंट, ये जो तीन चीजें हैं, इनमें मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर पेमेंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये क्योंकि छोटा थेरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है और विद फ्यू एग्जांपल्स, राइट। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की इन जिनके अगेंस्ट देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है, लोगों को पे कर रही है, कुछ पैसे दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके रिवॉर्ड के तौर पे वापस कुछ नहीं मिल रहा। तो किस तरह की पेमेंट्स होती हैं, आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए प्लीज। किस तरह की पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट करती है लेकिन गवर्नमेंट को वापस कुछ नहीं मिलता? अक्सर तो गवर्नमेंट पे करती है, जैसे
एम्प्लॉय रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, स्टाफ है, सैलरीज देते हैं गवर्नमेंट, उनको पे करती है, और उस पेमेंट के अगेंस्ट वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट में हम कह रहे हैं गवर्नमेंट पैसा बस दे रही है, उनको वापस कुछ नहीं मिल रहा। तो किस तरह की पेमेंट्स होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स? पेंशन बिल्कुल है, पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कोई और एग्जांपल्स इनमें आ रही हो? जी याकूब, अगर आपने कुछ बोलना हो तो आप चैट में लिख दीजिए बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, जैसे जॉब सीकर अलाउंस भी उसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या फिर जॉब सीकर अलाउंस कहते हैं, बिल्कुल। इसी तरह से लाइक वेलफेयर पेमेंट्स भी होती हैं। वेलफेयर पेमेंट जैसे पाकिस्तान में अगर देखें, हमारे पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक है, एक एहसास प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे लोगों को देती है, ऐसे लोगों को जो जैसे विडोज हो गई, जो बहुत ही लाइक बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट पैसे दे देती है। तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाते हैं। सो ट्रांसफर पेमेंट्स की एग्जांपल्स हमने ले ली, पेंशन्स ले ली, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी कहते हैं उसे, वेलफेयर पेमेंट्स हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को ताकि वो अच्छी तालीम हासिल करें, पढ़ाई कर सकें जाके बाहर यूनिवर्सिटीज़ में या विद इन द कंट्री इवन, स्कॉलरशिप्स देती है गवर्नमेंट। तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। एक होती है गिफ्ट्स। गिफ्ट्स के बारे में आप लोगों को है आइडिया, गिफ्ट कैसे ट्रांसफर पेमेंट है? गिफ्ट जो होते हैं, बेनिफिट नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड के तौर पे आपको कोई, आपकी कोई स्पेशल डिमांड नहीं होती। जैसे गिफ्ट मतलब गवर्नमेंट गिफ्ट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट भी कोई गिफ्ट देती है? नहीं, देते तो हैं वैसे, वो अरशद नदीम को गिफ्ट्स नहीं मिले थे? वो तो जो हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं गिफ्ट, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं। अम, अच्छा, गिफ्ट्स फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं, जैसे कोई डिग्निटरीज हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं किसी और कंट्री से, उनको कोई ना कोई गिफ्ट गवर्नमेंट दे देती है, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, राइट? ओके बेटा, सो ट्रांसफर पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और बहुत छोटी सी दो चार पांच एग्जांपल्स हैं इसके। एंड नाउ मूविंग बैक टू द टैक्सेस। टैक्स देखिए, टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है लोगों को, लोगों की इनकम में चार्ज करती है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज करती है। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी मेथड हो, बट लोगों को पे करना है, बिजनेसेस को पे करना है, लोगों को पे करना है। गॉट इट? जी। टैक्स को पहले, सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं टैक्स होता है क्या। टैक्स देखें, इज अ काइंड ऑफ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, राइट? सो इसकी बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। टैक्स इज द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट रेवेन्यू बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। देखिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रेवेन्यू चाहिए होता है, और कंपल्सरी रेवेन्यू चाहिए होता है। उसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज को भी चार्ज करती है, इंडिविजुअल्स को भी चार्ज करती है। किस तरह के चार्जेस होते हैं या टैक्सेस होते हैं? दो टाइप के टैक्सेस हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स याद रखें वो है जो लोगों की इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, इनहेरिटेंस पे या प्रॉफिट पे लगता है। सपोज करें कि अब आप एक सैलरीड पर्सन है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी आपको पे करती है, ठीक है, सैलरी पे करती है। उस सैलरी में जो टैक्स गवर्नमेंट लेगी वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसी तरह कंपनी इटसेल्फ जो प्रॉफिट कमा रही है उसको भी प्रॉफिट में से टैक्स देना है, राइट? अब देखिए, उसी कंपनी पे कर रही है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है, वो भी प्रॉफिट में से जा रहे हैं। सो इनकम टैक्स हो गया, प्रॉफिट का टैक्स हो गया जिसे हम कॉरपोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, एंड प्रॉपर्टी टैक्स जो होते हैं वो भी डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं। देन व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्सेस होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। जब आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, जैसे मोबाइल फोन आपने परचेज किया, लेट्स से आपने लैपटॉप बाय किया, आपने एसी बाय किया, आपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, फैन, या फिर आपने इवन कोई भी चीज बाय की, उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे किया होता है। आप इवन जो चिप्स का पैकेट होता है या छोटी से छोटी बिस्किट का पैकेट होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा,
उसकी जो प्राइस होती है, प्राइस के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर टैक्स एडेड होता है। ये कौन सा टैक्स है? ये वही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। ओके बेटा, सो वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गई। कस्टम ड्यूटीज होती है जैसे आप इंपोर्ट करवाते हैं चीजें दूसरी कंट्री से, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जी, पीटीए का जो गुड्स के इस मोबाइल फोन्स पे होता है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास जनरल सेल्स टैक्स आ जाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स आ जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज आ जाती हैं। ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। गॉट इट? अच्छा जी, अब अगर हम फर्दर थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये फाइल मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज देता हूँ, तो आप लोग सिर्फ अब सुन लें फिलहाल के लिए, ताकि टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो जाए। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक टैक्स की स्पेसिफिक टैक्स इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट प्राइस फिक्स्ड होती है, राइट? सो आपके पास जो अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट प्राइस है दैट इज फिक्स्ड। गॉट इट? अब इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई का फैक्टर है, और ये सप्लाई को शिफ्ट करता है, लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। जाहिर है टैक्स लगेगा तो सप्लाई तो कम हो जाएगी, सप्लाई कम होती है तो लेफ्ट को शिफ्ट होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि सप्लाई कर्व लेफ्ट को जाएगा और साथ में पैरेलल लेफ्ट को जाएगा। जो इनिशियल सप्लाई कर्व था ना, उसके अगेंस्ट सप्लाई कर्व लेफ्ट को गया और ये पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाने का मतलब है कि दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। गॉट इट? सो इनिशियल सप्लाई वाज एस एंड द न्यू सप्लाई कर्व इज एस वन, और वाई पे लाइक हमारे पास यहाँ पे आ जाती है प्राइस। अब ये जो वर्टिकल गैप हमारे पास बिल्ड हुआ है दो सप्लाई कर्व्स का, ये वाला वर्टिकल गैप किसी भी क्वांटिटी में हम देख सकते हैं। लेट्स से क्वांटिटी क्यू है, क्वांटिटी क्यू के ऊपर ये जो गैप राइज हुआ है ए से बी तक, ये बेसिकली स्पेसिफिक टैक्स होगा। ए से बी का जो गैप है, दिस इज स्पेसिफिक टैक्स। जितना टैक्स लगा उतना ही सप्लाई कर्व लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज अक्सर बाद में बच्चों को कंफ्यूजन करती है कि ये क्या मतलब है इसका, कि ए से बी तक ये जो वर्टिकल गैप है ये कैसे पर यूनिट टैक्स है, राइट? तो याद रखिए, स्पेसिफिक टैक्स में आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स पर यूनिट प्राइस फिक्स रहती है। हम एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन वैल्यूज हम ले लेते हैं, उनको फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख लेंगे। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है। लेट्स से क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास क्या है? इनिशियली लेट्स से 10 है, एंड देन वी हैव क्वांटिटी सप्लाई 12 एंड देन 14। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं क्वांटिटी सप्लाई की, 14 हो गया ये। और यहां पे मैं ले लेता हूँ प्राइस, एंड दिस प्राइस इज बिफोर टैक्स, राइट? ये प्राइस कौन सी है? दिस प्राइस इज प्राइस बिफोर टैक्स। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, और ये प्राइस है। क्या प्राइस है? लेट्स से शुरू में 100 प्राइस थी, और इधर अगर हम देख रहे हैं 120 प्राइस है, और फिर यहाँ पे हमारे पास 140 प्राइस है। ये प्राइसेस हैं टैक्स लगने से पहले। अब हम अगर हम इसी चीज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दें तो हमारे लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी सप्लाई, ऑन वाई वी हैव प्राइस। ये हमारे पास आ गई। अब हम वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास 10 है, देन वी हैव क्वांटिटी सप्लाई 12, एंड देन वी हैव क्वांटिटी सप्लाई 14, राइट? और वाई पे हमारे पास प्राइस है। प्राइस कितनी है हमारे पास? 100 है। यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 100 है, 100 है, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 120, और यहाँ पे लेट्स से हमारे पास आ जाते हैं 140। ओके, सो इनको जस्ट आपने प्लॉट करने ग्राफ पे। व्हेन क्वांटिटी सप्लाई 10, प्राइस इज 100, तो 10 एंड 100 को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये सामने इसके देखना होता है। अब प्राइस 12, 120 पे क्वांटिटी आपके पास 120 है, प्राइस 120 है। सो 12 और 120 को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, राइट? 120 एंड 12 को ज्वाइन किया, 14 पे 140 है, 14 एंड 140 को ज्वाइन किया तो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इन पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे एक ग्राफ के साथ, तो ये जो ग्राफ मिलते हैं हमें, हम इसको सप्लाई का नाम देते हैं। Got it? आप याद रखें, जब स्पेसिफिक टैक्स लगता है तो प्राइस आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये मैं लिख रहा हूं प्राइस आफ्टर टैक्स, राइट? प्राइस आफ्टर टैक्स।
लेट्स से गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, लेट्स से $5 का टैक्स लगा दिया, $5 का। तो $5 का टैक्स लगाया, एक चीज पहले, जो $100 की थी आप कितने की हो जाएगी, 105 की हो जाएगी, $5 का टैक्स ऐड हो गया। जो 120 की थी वो कितने की हो जाएगी, 125 की हो जाएगी। जो 140 की थी वो कितने की हो जाएगी, 145 की हो जाएगी। राइट। सो नाउ यू हैव टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स, क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस आफ्टर टैक्स। ये आ गया। ये दो चीजें कनेक्ट करना होगा ग्राफ के ऊपर, क्योंकि अब पहले वाली जो प्राइस थी, ये हमारी प्राइस खत्म होगी, अब हमारे पास प्राइस चेंज होगी। मतलब कि प्राइस अब आपके पास 105 है जब क्वांटिटी 10 है, तो 10 और 105 को कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 100 आ रहे हैं तो 100 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 105 आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे 105 कहाँ पे आ जाता है, लेट्स से यहाँ पे आ जाता है 105। राइट। उसके बाद 12 पे कितनी है, 125 है, 20 यहाँ पे, तो 25 थोड़ा ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पर 125 हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसी तरह से 14 पे 140 थी, तो अब 145 हो जाएगी, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पर। अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक नया सप्लाई कर्व हमें मिल गया, जो कि पहले सप्लाई कर्व के बिल्कुल पैरेलल होगा। राइट। अब ये जो दो डॉट्स हैं इनके बीच का ये जो वर्टिकल गैप होगा, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल गैप, ये कितना होगा, ये $5 का होगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये भी कितना होगा, $5 का होगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये भी कितना होगा, $5 का होगा। तो ये जो वर्टिकल गैप होता है फिर किसी भी क्वांटिटी पे, इस क्वांटिटी में हम वर्टिकल गैप देख रहे हैं, तो ये वर्टिकल गैप फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पर यूनिट टैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट। पैरेलल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों दोनों के गैप सेम रहेगा। कितना गैप होगा, $5 का गैप होगा, तो $5 का गैप है तो फिर सप्लाई कर्व्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। लेकिन एड वैलोरम के केस में ऐसा नहीं होता। एड वैलोरम का उर्दू में, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो एड वैलोरम मतलब होता है परसेंटेज। राइट। जैसे हम उर्दू में फीसद कहते हैं, ठीक है, इंडियंस उसे प्रतिशत बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे परसेंटेज कहते हैं, और इसको आई थिंक लैटिन में एड वैलोरम कहते हैं। ठीक है। सो एड वैलोरम का मतलब होता है परसेंटेज टैक्स। अब जब गवर्नमेंट परसेंटेज टैक्स लगाएगी तो सिचुएशन क्या बनेगी उसको देख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि लाइक मे बी 25% लग रहा हो टैक्स, तो अगर 25% टैक्स लगेगा तो ये एड वैलोरम टैक्स होगा। अब ये एड वैलोरम टैक्स हर प्रोडक्ट के ऊपर 25% लगता जाएगा। राइट। एड वैलोरम टैक्स में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टैक्स इज फिक्स्ड, परसेंटेज इज फिक्स्ड पर यूनिट प्राइस। लेट्स से जैसे मैं कह रहा हूँ 25%, लेट्स से गवर्नमेंट टैक्स लगा। अब गवर्नमेंट जब इनडायरेक्ट टैक्स एट वैल्यू टाइप का लगाएगी तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट को मूव करेगा, और सप्लाई कर्व लेफ्ट मूव करने के साथ साथ डाइवर्ज भी करता जाएगा। डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है कि पहले वाले ग्राफ से थोड़ा दूर जाता जाएगा। जी, दूर जाता जाएगा। ये हमारे पास वाई पे हमारे पास प्राइस है, एंड दिस इज इनिशियल सप्लाई कर्व। जब गवर्नमेंट एड वैलोरम टैक्स लगाती है तो एड वैलोरम टैक्स के केस में सप्लाई कर्व हमारा सिर्फ लेफ्ट को नहीं जाएगा बल्कि डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने का मतलब होता है गोइंग अवे फ्रॉम द इनिशियल ग्राफ। शुरू शुरू में जी बिल्कुल अनपैरेलल होगा और डाइवर्ज करेगा। अनपैरेलल कन्वर्जेंट भी हो सकता है ना, कि कन्वर्ज करो, कमिंग क्लोजर। डाइवर्ज करने का मतलब होता है गोइंग अवे, कन्वर्ज करने का मतलब होता है कमिंग क्लोजर। तो दोनों अनपैरेलल ही होते हैं, लेकिन इसमें साथ में डाइवर्जन भी होगा। डाइवर्जेंट क्यों होगा, क्योंकि दोनों सप्लाई का उसका गैप इवेंचुअली बढ़ता जाएगा। परसेंटेज बेशक फिक्स है, कितनी परसेंटेज है, 25% है, लेकिन 25%, $100 का 25% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 25 होगा। अगर 120 का 25% निकालेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। लाइक 25 से बड़ा बड़ा आंसर आता जाएगा। सो हाई प्राइस के लिए वही सेम परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर बड़ा होता जाएगा, इसलिए इन दोनों ग्राफ्स के बीच का जो गैप है वो भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है बेटा। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी पीडीएफ बना के अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, फिर आप इसके नोट्स घर में आराम से बना लें। और ये नोट्स आप प्लीज़ रिवाइज करके आने कल की क्लास से पहले, ताकि कल जब हम यहाँ से फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आप ऑलरेडी ट्यून हो इसके साथ। ठीक है बेटा। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।